नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो आइए आज हम आपको फर्रुखाबाद की एक महान विभूति के दर्शन कराते हैं, उनसे मिलवाते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट एनडीपीएफ पार्टी के योगेंद्र यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को लेकर कि जैसा कि आजकल जो चल रहा है, तो थोड़ा सा अमेरिकी समाजवाद और युद्ध नीति का जो भारत पर प्रभाव है, आप जरा थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। मित्र, सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका समाजवादी नहीं बल्कि साम्राज्यवादी देश। जी जी। अमेरिका की इंडस्ट्री वार इंडस्ट्री है और वो चाहता है कि उसकी वार इंडस्ट्री चले जी। उसने पूरे अमेरिका पर तो कब्जा है ही, उसने अफ्रीका पर भी अपना साम्राज्यवाद थोप दिया, उसने यूरोप को भी अपने साम्राज्यवाद के लपेट में ले लिया। अब वो दक्षिण एशियाई देशों पर अपने साम्राज्यवादी प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। हमारे देखते देखते पनामा के ऊपर उसने कब्जा करके जनरल नोरिगा को अपदस्थ कर दिया। उसने हमारे देखते देखते इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका के इराक के तेल को लूट लिया। हमारे देखते देखते उसने अफगानिस्तान के ऊपर अपने सैन्य अड्डा बना करके उस पर अटैक किया और वो कहीं ना कहीं कठपुतली सरकार वहां पे बैठा दी। पाकिस्तान के अंदर वो ड्रोन हमले कर देता है, पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में घुस करके उसकी सेनाएं मार देती हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उसी साम्राज्यवाद के कब्जे में चला गया है। अब बचा है भारत। अब भारत वो देख रहा है कि कैसे भारत के दो पड़ोसी देश आपस में अगर उलझ जाते हैं, चीन और भारत आपस में उलझता है तो उसके हथियार बिकेंगे। चीन तो उससे हथियार खरीदने वाला नहीं, क्योंकि चीन के हथियार रूस से आते हैं और खुद भी निर्माण करता है। अब वो उसके वार नीति कैसे चलेगी, इसलिए वो क्या कर रहा है कि भारत अगर युद्ध कर देता है चीन के साथ तो उसके हथियार बिकेंगे। और ताइवान वो चाहता है एक साथ ताइवान युद्ध करे, तो ताइवान उसके हथियार खरीद भी रहा है। वो चाहता है कि जापान युद्ध करे तो जापान भी उससे हथियार खरीदेगा। तो उसका वार इंडस्ट्री कैसे चली, इसलिए वो अपनी युद्ध नीति, अपना वार इंडस्ट्री चलाने के लिए युद्धों को जन्म देना चाहता है। जी। चलिए ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा रहा, थोड़ा राष्ट्रीय मुद्दे बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान है जी। तो थोड़ा सा कृषि प्रधान के ऊपर, मतलब कृषक के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, थोड़ा आप इस पे अपनी पार्टी पर्पस से थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, हम देख रहे हैं 47 में देश को सत्ता मिली। इससे पहले ब्रिटिशर्स आए थे हमारे ऊपर राज करने, उन्होंने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन कृषि बच गई जी। और बचने का कारण चूंकि उन्होंने कृषि पर कोई हमला नहीं किया था, यही कारण है कि 47 के बाद से कृषि के बल पे ये देश खड़ा हो गया जी। इस देश की अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। आप भारत की पूंजी को उठा के देखें, भारत का जो 1 रुपए का सिक्का है उसको उठा के देखें, उस पर गेहूं की बाली बनी है। बिल्कुल, उससे साबित होता है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आप कोई भी मुद्रा उठा के देखें तो उस पर कहीं ना कहीं खेत में काम करते हुए किसान या ट्रैक्टर छपा हुआ मिल जाता है। हाँ, ट्रैक्टर तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे मतलब पुराने जो पोस्ट ऑफिस के जो आते थे स्टाम्प वगैरह, उन पे भी ज्यादातर यही होता था। जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो कृषि है उसके ऊपर हमला हो गया है। हमारी कृषि के ऊपर मल्टीनेशनल्स का हमला हुआ, हमारी कृषि पर जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है उसका हमला हुआ। मेरे बचपन में लोग बीज बचा के रखते थे, मक्का के, गेहूं के, बाजरा के, ज्वार के, सारे बीज लोग बचा के रखते थे। फर्रुखाबाद, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, फर्रुखाबाद की विशेषता है फुलवा आलू यहाँ हुआ करता था। जी। हमारे यहाँ भी होता था, बहुत अच्छी सुगंध थी, बहुत अच्छा स्वाद था, फुलवा आलू का बीज था। लेकिन ये जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी आई और उसने अति उत्पादन किया, उसके चलते हमारी विशिष्ट उत्पाद था फर्रुखाबाद का वो आलू, कहीं ना कहीं फुलवा आलू विलुप्त होने की कगार पे। कुछ चुनिंदा किसानों के पास अब उसका बीज बचा है और बाकी अब कम से कम मेरे पास उसका बीज नहीं बचा। तो ये जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है, ये जैसे जैसे आई है उसने कृषि को तबाह किया। हमारा उत्पादन जो है बढ़ गया लेकिन उत्पाद की क्वालिटी खराब हो गई। आज जो गेहूं उत्पादित हो रहा है, पहले भूसा ज्यादा होता था, गेहूं कम होता था, लेकिन स्वादिष्ट होता था और ज्यादा समय तक ताकत देता था। आज
भूसा कम हो रहा है, गेहूं ज्यादा हो रहा है, पशु जो है इसी के चलते जब उनको पूरा पशु आहार नहीं मिल पा रहा है तो स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं। जी जी। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आए। जी। हमारे यहाँ कैटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, सरकार ने कैटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। जी। सरकार ने ट्रैक्टर को अनुमति दे दी, दुर्भाग्य से मैंने भी एक किसान होने के नाते ट्रैक्टर खरीद लिया। अब मैं बैल नहीं पालता, मेरे पिता मेरे चाचा सब लोग बैल पालते रहे। तो कैटल मैनेजमेंट सिस्टम था, हमारी फसलें पहले बर्बाद नहीं होती थी, सड़कों पे आवारा सांड नहीं घूमते थे। लेकिन आज सरकार की अदूरदर्शी नीति के चलते किसान अपने बछड़ों को जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है सड़क पे छोड़ देता है, और वो कृषि क्षेत्र में कृषि को तबाह कर रहे हैं। सड़कों पे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनको उठा के पटक देते हैं, कई एक दुर्घटनाएं कई ऐसे हादसे होते रहते हैं। चलिए ठीक है, तो जैसे हमने राष्ट्र के ऊपर पूछा, तो जैसे कि हम हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की राजनीति भी बहुत परिपक्व है एक तरीके से, तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊंचा निकल के आता है। यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक और जातिवाद, कानून व्यवस्था, इसके ऊपर कुछ आप अपनी राय रखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है उसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता की प्रयोग स्थली बना रहे हैं। जी। वो अयोध्या जो कभी शहीद अशफाकुल्ला खां की शहादत स्थली हुआ करता था, फैजाबाद, जी जी, हमारी साझी विरासत थी जी, उस विरासत को पीछे धकेलते हुए जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएगा। सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? हमारे पेट में भोजन हो, लोगों के पेट में राम हो, लेकिन लोगों के पेट में राम की कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग वहां घंटा बजा करके अपना पेट भरेंगे? कितने लोगों को चंडा पंडा बना करके ये रोजगार देंगे? सरकार स्पष्ट करे। मैं चाह रहा था कि अयोध्या के अंदर कम से कम एक बड़ा ऐसा हब बनना चाहिए था, एक ऐसा इंडस्ट्री बनना चाहिए था जिससे अयोध्या के हजारों लोग, इस उत्तर प्रदेश के लाखों लोग वहां रोजगार मिलता, तो देश के अंदर उसका नाम आगे बढ़ता। और जो देश के अंदर इंडस्ट्रियल कोलैप्सेशन हुआ है, हम देख रहे थे कानपुर जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, हम निकलते थे तो उस समय कानपुर की चिमनियों से धुआं निकलता था, हमारे सफेद कपड़े कहीं न कहीं काले हो जाते थे, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था। हमारे देखते देखते भारत की गवर्नमेंट्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को धीमे धीमे बंद किया और मल्टीनेशनल्स को अनुमति दी कि मल्टीनेशनल आए और रेडीमेड कपड़े यहाँ पर आकर के बेचे। इसके चलते हमारा मजदूर बेरोजगार हुआ, हमारा दर्जी बेरोजगार हुआ, हमारा दुकानदार बेरोजगार हुआ, और जो कपास उत्पादक किसान है कहीं ना कहीं वो भी उस बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। तो ये हमारी सरकार की गलत नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश पे दुष्परिणाम आ रहा है। जी देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम यूपी 76 है और ज्यादातर हमारे दर्शक हैं वो फर्रुखाबाद से ही हैं, बाहर भी देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्शक हैं हमारे, और खासतौर से हमारे यूपी 76 मीन्स फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद के लोग ज्यादा हमारे दर्शक हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा देखते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि फर्रुखाबाद के विकास के प्रति अगर आपकी पार्टी के पास कोई एजेंडा है तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, हमारे पास एजेंडा है। हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जी कॉर्पोरेट जो फार्मिंग का जो फार्मूला ला रही है सरकार, उस पर ब्रेक लगाई जाए और यहाँ सहकारी खेती की जाए। सहकारी खेती अगर की जाती है, जैसे हमें याद है हमारे बचपन में 100 लोग एक साथ खेतों में काम करते थे, उसे जीता बोलते थे। तो उसमें क्या होता था, एक साथ सभी किसान एक खेत में बैठ जाते थे और उसका काम उसी दिन हो जाता था। अगले दिन वो किसान उसके दूसरे किसान के खेत में चले जाते थे, सारे लोगों का काम हो जाता था। वो जो परंपरा टूट रही है, ये बड़ा चिंताजनक है। तो मुझे लगता है कि सहकारी खेती की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तमाम सारी जमीन जो गंगा बेसिन है, गंगा की कटरी है, उसमें तमाम सारी जमीन अभी भी पड़ी है, अभी बहुत पड़ी है, बहुत जमीन पड़ी है और उस पे तमाम सारे डिस्प्यूट होते हैं। हमारा मानना है कि जो भूमिहीन किसान है फर्रुखाबाद के या भूमिहीन मजदूर हैं, वो लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है, सरकार को चाहिए कि ऐसी पड़ी हुई सारी जमीन उन भूमिहीन लोगों को अलॉट कर दें
और इससे दो चीजें होंगी, एक तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, दूसरी जो बेरोजगारी के चलते छोटे मोटे अपराध करते हैं अपराधीकरण पर भी ब्रेक लगेगा और इस प्रकार से खुशहाल फर्रुखाबाद और खुशहाल हिंदुस्तान का निर्माण हो सकता है। नहीं, जैसे कहने का पर्पस हमारे ये था कि हमारे फर्रुखाबाद में जी कृषक तो हैं, किसान प्रधान हैं, ऐसी कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो मजदूर हैं। जी जो बहुत से ऐसे हैं कि जो जरदोजी एक हमारे यहाँ काम होता है फर्रुखाबाद में, उस पर डिपेंड है। महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी तरह के लोग जरदोजी पे डिपेंड हैं। तो उसके विषय में थोड़ा सा आप अपनी राय रखिए। जो आजकल जो चल रहा है, जैसे डेवलप होता रहा, मशीनें आ गई हैं, जो हैंड वर्क था, हाथ से काम करते थे, वो कहीं ना कहीं हमारा कारोबार गिरता जा रहा है और मजदूर हमारे यहाँ एक तरीके फर्रुखाबाद में त्रस्त है। जी और एक हमारे फर्रुखाबाद में आलू का कारोबार भी बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालिए कि जैसे कि मान लो आपकी पार्टी सत्ता में आ जाए या आपको कुछ विधायक सांसद, तो वो क्या फर्रुखाबाद के लिए क्या ऐसी नई सौगात है उनकी? देखिए, अगर हमारी पार्टी के सांसद, विधायक, चेयरमैन, जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये सब जीतते हैं जी, तो हम सबसे पहले जो जरदोजी का मजदूर है जी, उसके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जरदोजी का एक बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, जिसमें एक साथ अभी कारखानों में 10, 20, 50 लड़के बैठ के काम करते हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ हजारों नौजवान युवक युवतियां अलग अलग शिफ्टों में काम करें और उस पे जो उत्पादन होता है उसकी बिक्री की गारंटी सरकार करे। सरकार भारत के अंदर बेचे या भारत के बाहर और देश हैं वहां पर भेजे, और उसके बाद में जो उससे उत्पादन होगा वो जो है पूरा वेतन देने की गारंटी किया जाए। लोगों से 8 घंटा काम कराया जाए, 1 घंटा उनको आराम के लिए हो। जो महिला मजदूर हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए पालना घर बनाया जाए ताकि उनके बच्चे जो है उनका पालन पोषण हो। जैसे बीड़ी मजदूरों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जरदोजी मजदूरों के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए। ये तमाम सारे काम को अगर हमारी पार्टी के सांसद विधायक जीतते हैं तो निश्चित तौर पे हम इस काम को करना चाहते हैं, हमारा सपना है। एक सवाल और था मेरा योगेंद्र जी से कि जैसे अब आने वाले टाइम में इलेक्शन आने ही वाले हैं और एक तरीके से देखा जाए कि ग्राम सभा के चुनाव तो बिल्कुल सर पे ही हैं, तो क्या अपने एनडीपीएफ पार्टी की तरफ से क्या कोई कैंडिडेट वगैरह अपने फर्रुखाबाद विधानसभा में या जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं इनमें कोई अपने कैंडिडेट आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, चूंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीपीएफ के 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं जी। जहां तक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की बात है तो फर्रुखाबाद में जो आगामी चुनाव होगा तो उसमें विधानसभा चुनाव के लिए हमारे साथी प्रमोद शाक्य हैं, वो अभी से टिकट की मांग कर रहे हैं और वे हमारी केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं। अगर वे लड़ेंगे तो सबसे पहले विधानसभा फर्रुखाबाद की टिकट उनके लिए रहेगी। हम फर्रुखाबाद की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहेंगे भविष्य में जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, ये राष्ट्रीय महासचिव जी हैं। उन्होंने बहुत सी बातें देश के प्रति, राज्य के प्रति और हमारी जनपद के प्रति हमें बताई, हमें समझाई और अपनी पार्टी के विषय में भी बताया। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी नई विभूति के साथ, किसी नई जगह, किसी और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बराबर यूपी 76 न्यूज। मैं आपका दोस्त इरशाद अली, कैमरामैन फिरोज के साथ। जय हिंद।